Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और जैसे कि हम सीडीपी की एक मेरा वो चला रहे हैं टारगेट, जिसमें कि हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी अगर आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं तो सब में कुल मिला के सेम ही आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी टॉपिक सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो हमारे जो ये जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेशन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप नए आए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समझ के लिए शिक्षक को, मतलब शिक्षार्थियों को समझ बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये कुछ पॉइंट। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, और इन पॉइंट के माध्यम से हम देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने में परिवर्तन किया है। मतलब कह रहे हैं कि उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए जिन्होंने अपने अंदर चेंज कर लिया है। उसके बाद कहता है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को चुने और उसका अनुपालन करें। आपका थर्ड कहता है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और फोर्थ कहता है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने चिंतन की अवधारणात्मक जो परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे उनको क्या सक्षम बना सके या वो अपने आप से खुद से कर सके, तो ये देखना है। तो हम देख रहे हैं कि जो चारों पॉइंट्स और लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने के लिए व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, एक वाद विवाद कह सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन जितना ज्यादा रहेगा तो उसमें बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वाला ऑप्शन उन्हें मतलब इनकरेज, मतलब उन्हें वो नहीं करना चाहिए हतोत्साही, उन्हें निराश नहीं कर देना चाहिए कि आप नहीं कर सकते। पुरस्कार देना ये कोई काम की बात नहीं है, एक बार पुरस्कार दे दिया तो वो अपने आप से कर लेगा, लेकिन क्या बार बार पुरस्कार देते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी आपका कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू आंसर जो आपका प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ठीक ज्यादा नहीं है। लेकिन फोर्थ जो है आपका हमें डिस्कस करना चाहिए, बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए उनके साथ, और उन्हें भी उससे क्या होगा अपने जो विचार हैं एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि उनका जो भाषा है, लैंग्वेज, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डेवलप हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है। मतलब कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय की कक्षा है और उसमें कह रहे हैं कि सक्रियबद्धता यानी एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं कि क्या अर्थ है उसका। पहला है याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण व नकल करना या जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। और उसके बाद है आपका शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। देखिए सिंपल सी बात अभी पहले क्वेश्चन में हमने करी है कि वाद विवाद या फिर डिस्कशन जहां पर क्लास में हो रहा है, सजीव क्लास होनी चाहिए। पहले जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे वो निर्जीव क्लास या फिर कह सकते थे शिक्षार्थी जो हुआ करते थे वो चुपचाप मौन बैठे रहते थे और जो उनके गुरु होते थे वो प्रवचन देते थे। लेकिन आज का जो हमारा एक स्टाइल है आपका क्लास का, वो ये हो चुका है कि जहां क्लास में अगर साइलेंटनेस है, बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा और क्लास को ये मान लिया जाएगा कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां पर वाद विवाद होगा, क्वेश्चनिंग होगी, दोनों तरफ से क्या एक प्रकार से बातचीत होगी, तो वहां लगेगा कि क्लास वाकई में सजीव है, क्लास में कुछ हो रहा है, उनको बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर अगर मैं करूं तो ये जो थर्ड है वो सही रहेगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। आपका ये वाला और ये वाला नहीं रहेगा। नकल की बात कर रहा है, ये उत्तरों को तुमने लिख दिया, नकल कर लेना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो कि आपका एक्टिवनेस, क्लास एक्टिव है कि नहीं है उसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं
कब होंगे ये बताना है। क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिवशील यानी कह सकते हैं क्रिएटिविटी उन बच्चों में कितनी ज्यादा है, क्रिएटिवनेस या क्रिएटिव वो क्रिएटिव कैसे हैं उनको बताना है। सर्वाधिक मोर सबसे ज्यादा इस जो 4 पॉइंट है इनके माध्यम से हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए या दूसरों के सामने अच्छा बिहेव करना या उनके सामने अच्छा बनने का एक दबाव है या फिर अपनी रुचि से या फिर पुरस्कार। तो देखिए सर्वाधिक सृजनशील कह सकते हैं तभी बच्चा होगा जब वो अपने आप से अपने आप से मोटिवेट है, यानी वो अपने आप से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर उसकी रुचि जिसमें होगी वो अपने आप से खुद काम करेगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर है आपका, भारत में सर्वाधिक अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो भारत में जो कक्षाएं हैं वो ज्यादातर मल्टी लैंग्वेज होती हैं, बायोलैंग्वेज कह सकते हैं, जो जिसमें बहुत सारी मतलब लैंग्वेज कई जगह के लोग आते हैं, कई जगह के बच्चे बैठे होते हैं, हर अपने अपने धर्म के बच्चे बैठे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुभाषी क्लास होती है। तो उसमें शिक्षक को किस प्रकार से देखना चाहिए ये बताना है। क्या एक परेशानी के रूप में देखना चाहिए, परेशानी के रूप में देखना चाहिए या समस्या के रूप में देखना चाहिए, संसाधन या बाधा? तो सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा आपका। एक बहुभाषी जो ये शब्द है इसका क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है संसाधन के रूप में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपनी भाषा उनकी भाषा सब में इंटरेक्ट होगी और आदान प्रदान होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के कल्चर को भी जानेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां ये क्या दर्शाती हैं ये बताना है। तो बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए उन्हें अवसर देता है, मतलब शिक्षक को ये बता दे कि लेबल कर दे बच्चा कौन सा इंटेलिजेंट है और कौन सा नहीं है। दूसरा है शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं, मतलब कहने का ये शिक्षक जो है और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। उसके बाद कह रहे हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, मतलब उनका चिंतन समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है। अगर बच्चा फेल होता है तो क्या कहा जाता है कि टीचर और सिस्टम फेल है, ना कि बच्चा। चलिए आगे देख लेते हैं कठोरता से। तो ये बात तो बिल्कुल ही बेकार है कि कठोर वाली बात। और फिर क्या है आपका इधर चिन्हित, लेबल हमें नहीं करना। कोई कमजोर बच्चा है तो उसे क्या लेबल करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, लेबल हम बच्चे को नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका है उनके शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी। देखिए शिक्षार्थी कभी असफल नहीं होता, शिक्षक या सिस्टम ही असफल होता है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, कि उनके चिंतन को समझने के लिए, उनकी थिंकिंग को समझने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, या हमें देखना समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी गलतियां त्रुटियां क्यों आ रही हैं। हमें अपना पढ़ाने का मेथड है, अपने टूल्स हैं, अपने क्या कहते हैं उसका TLM है, वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। और जो नन्हे वैज्ञानिक की बात करिए तो ये हमारे प्याजे जो है वो करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की बात करते हैं। और सक्रिय बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये भी बात उनके थ्योरी में मैंने समझाई है, पढ़ाई है, आप देख सकते हैं। तो 4th इसका आंसर है। प्याजे जो हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने सक्रिय एक्टिव जो है नॉलेजेबल एक प्राप्त करने वाले हैं। और दूसरी बात है कि वो कहीं ना कहीं नन्हे वैज्ञानिक, एक उन्होंने टर्म दिया है। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड हमारा 7 क्वेश्चन है, और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो एक पेडागोजी है उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये बताना है। पहला है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना है, या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना है, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना है। तो ये कह रहे हैं जो पेडागोजी है, एक चाइल्ड सेंटर्ड जो एक पेडागोजी है, वो उसका अर्थ क्या है हमें ये बताना है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना है,
चलिए देखते हैं। और फिर कह रहा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना है। देखिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने से क्या मतलब है कि स्वतंत्रता तो दे दिया लेकिन क्या कर रहे हैं, फिर है नैतिक शिक्षा देना, यहाँ पर मोरलिटी की बात कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों के अनुगमन और अनुकरण मतलब कि उनका क्या कर रहा है कि एक नकल करना है, उनको देखकर जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। फिर ये कहना है बच्चों की सक्रिय, देखिए सबसे मेन चीज है कि बच्चे एक्टिव होने चाहिए एकदम, क्या है सक्रिय रूप से भागीदारी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका, और उनको महत्व देना चाहिए, उनकी अपनी एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए बच्चों की। तो ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका ठीक रहेगा। उसके बाद जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, यानी एक जटिल परिस्थिति है उसमें बच्चों की शिक्षा क्या कैसे कर सकता है, मतलब शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है ये बता रहा है हमें। तो पहला कहना है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, जो व्यक्ति जो बच्चा है सबसे पहले कार्य कर रहा है पूरा कर लिया उसको पुरस्कार दे दे। या कह रहा है कोई भी सहायता ना देकर, यानी कोई सहायता ना दे उसको अपने आप से काम करने दें। उसके बाद कह रहा है उस पर एक भाषण देकर, मतलब उसे एक लेक्चर दें। फिर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, छोटी क्लास की आप कक्षा की बात कर रहे हैं, ये 1 to 5 की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, तो आप जानते हैं छोटे बच्चों को भाषण देंगे तो क्या वो उन पे प्रभाव कर पाएगा, प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा, या उन्हें क्या करें बढ़ावा दें, पुरस्कार दें। पुरस्कार एक बार देंगे 2 बार देंगे, कहीं ना कहीं आप पुरस्कार हर बार नहीं दे सकते उन्हें। और फिर है सहायता ना देकर, तो ये भी रॉन्ग ही रॉन्ग है। और फिर आपका है उस पर भाषण, ये ऑलरेडी, और कह रहे हैं कि छोटे छोटे यानी कि पार्ट ऑफ उसके छोटे छोटे पीस कर देने चाहिए, हमें टास्क एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि बच्चे को आसानी से वो काम कर सके। और निर्देश लिखकर उसे एक टास्क कर देने छोटे छोटे, और उसके बाद उसे निर्देश देने हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर मैं हैंड की बात करूं, हैंड वॉश की बात करूं, तो हैंड धोने से पहले हमें क्या क्या उसके स्टेप होते हैं वो सारी चीजें बतानी। तो कहीं मिला के हमें जो आंसर होगा हमारा 4 एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। मतलब उनसे एक अपेक्षा की जा रही है कि जो उन्होंने सीखा, जिस रूप में सीखा, क्या वो उसी रूप में उसे मतलब वैसे का वैसे दे देंगे। तो इसकी बात है, पहला अगर अच्छा है क्योंकि वह शिक्षक के लिए आंकलन में सरल है, वो कह रहे हैं अच्छा है कि वो असेसमेंट जो शिक्षक करेगा उसके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं प्रभावी युक्ति है। फिर कह रहे हैं समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। क्या जो मेरे मन में मैं उसे रिकॉर्ड करने लगता हूं, ऐसा तो फिलहाल नहीं होता है। और उसके बाद जो है आपका आंसर कह रहा है समस्या है। क्यों समस्या है, कहीं मिला के आंसर आपका यही है, समस्या है क्योंकि जो अनुभव होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं उन्हें आप ज्यों का त्यों नहीं करते हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल कर पाते हैं या हो जाता है, क्योंकि ज्यों का त्यों आप नहीं कर सकते। आप रोबोटिक कोई है, रोबोट जैसा कि रिकॉर्ड हो गया वैसे सुना देगा, तो इसलिए ये आंसर ठीक रहेगा और बाकी जो है गलत आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका सटीक नहीं है और ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद लास्ट है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र रहता है। हमें बताना है कि शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको ग्रुप में रहकर सीखने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है उनकी लर्निंग जो है, लर्निंग का एक वक्र है, एक उसका जो लेवल है कितना ज़्यादा बेहतर रहेगा या अप रहेगा या डाउन रहेगा, या बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनव या फिर समान। तो देखिए बेहतर होगा। सिंगल कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी एक ही नॉलेज है, एक ही उसके पास माइंड, लेकिन जहाँ 3-4 माइंड मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटर, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो कहीं ना उनका जो ग्राफ है लर्निंग का वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ना स्थिर रहेगा, बढ़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अच्छे लगे ये क्वेश्चन तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.